नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती है। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम आपको लिए चलते हैं आज़रबाईजान। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज़रबाईजान एयरलाइंस का एक तैयारा जिसमें 67 मुसाफिरीन सवार थे, यानी 67 मुसाफिरीन सवार थे, कजाकिस्तान के अकताऊ सिटी के करीब गिर पड़ा, जिसके नतीजे में आपको बता दूं कि 67 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं। लेकिन बाद में जो खबरें आई हैं उसमें बताया गया है कि कम से कम 14 अफराद बाल बाल बच गए हैं और इस हादसे में शदीद तौर पर झुलस जाने के नतीजे में और ज़ख्मी होने के नतीजे में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और 14 में से जो 5 अफराद है उन्हें ICU में भर्ती किया गया है। तो ये बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे में अगर 14 लोग बच जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। और जो इतलात हम तक आ रही है, कहा गया है कि 67 में से 42 लोग अब तक, यानी जो मुसाफिरीन हैं, अरकान अमला है, वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये तैयारा आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से चेचनिया के ग्रोजनी जा रहा था और फ्लाइट नंबर J28243 बताया जाता है। तो बहरहाल अच्छी तरह वो परवाज़ कर गया और परवाज़ करने के बाद वो ऐसा लग रहा था कि इमरजेंसी लैंडिंग करने का ख्वाहां था पायलट, और उसने कई चक्कर भी लगाए, लेकिन ग्रोजनी में वो उतर नहीं सका और फिर हादसे का शिकार हो गया, यानी गिर पड़ा और उसके साथ ही तैयारा शोला पोश हो गया। वहीं पर आप देखेंगे कि फौरी तौर पर इमरजेंसी जो एम्बुलेंस होती हैं वहाँ पर पहुँच गई और मुसाफिरीन को वहाँ से निकालने की कोशिश की और उसी की कोशिश के नतीजे में 14 मुसाफिरीन अपनी ज़िंदगियों को गंवाने से बच गए हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा हादसा है। तो ये पहली खबर रही है और हम चलते हैं सज्जा साहब के पास। जी सज्जा साहब। ये देखिए, यकीनन एक बहुत ही दर्दनाक खबर है कि हादसे के तैयारा हादसे की जो है एक खबर है, बहुत दर्दनाक खबर है। कहा जा रहा था कि ये तैयारा जो है अचानक रेडार से गायब हो गया था। फिर उसके बाद जो है इस हादसे की खबरें आ रही हैं। अभी वजूहात का पता नहीं चल पाया है कि यह हादसा कैसे हुआ है, क्या इंजन में खराबी की वजह से हुआ है। सबोताज के भी अंदेशे जो है ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि कजाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो है उन इलाकों में जो है जंग का माहौल है और चेचनिया जा रहा था। ये बिल्कुल जंग का माहौल है यूक्रेन के अतराफ़ के इलाकों में। और आपको पता है रियाज साहब के कजाकिस्तान जो है यूक्रेन की जंग में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जी जी जी, मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, हम कह सकते हैं। तो बहरहाल शुबहात अपनी जगह हैं, शुक्क व शुबहात अपनी जगह हैं, लेकिन यकीनन किसी तैयारे का या किसी भी जो है हादसे की जो है हम अफसोस ही कर सकते हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है मुसाफिरीन की। ये एक दर्दनाक खबर है और हैरत अंगेज़ तौर पे जो है 10 से ज़्यादा मुसाफिरीन के बचने की भी खबर आ रही है। चूँकि तैयारे को आग लग गई थी और तो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था, तो लोगों का कहना है कि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन के छलांग लगा दी थी इमरजेंसी दरवाजे से, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, आगे आगे जो है इसकी तफसीलात आती रहेंगी कि क्या ये सबोताज था, क्या ये हादसा था, क्या इंजन की ख़राबी का नतीजा था। बहरहाल ये ब्लैक बॉक्स अब मिलना, फिर उसके बाद जो है तहक़ीक़ात आगे की तरफ मुड़ना, और फिर जो है देखिए, वैसे भी जिस तरह के हालात हैं, रूस में शाम के सदर बशार अल असद पनाह लिए हुए हैं। उनको जो है बाज़ाब्ता रूस ने जो है पनाह दे रखी है बशार अल असद को, लेकिन साथ ही साथ बशार अल असद की सारी जायदाद कर्ज कर ली गई है, सारे जो है उनके बैंक अकाउंट सीज़ कर लिए गए हैं, उनकी जो रकम भी जो है सीज़ कर ली गई है रूस की जानिब से, और उनको जो है वहाँ पे पनाह दी गई है। तो बहरहाल जिस तरीके के हालात हैं उस खित्ते में, शाम से लेके यूक्रेन से लेके रूस तक, इन हालात में अगर अचानक किसी तैयारे का एक बड़ा हादसा हो जाता है तो शक की सुइयाँ मुख्तलिफ़ रुख इख्तियार करने लगती हैं। तो यही यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रोग बताए जा रहे हैं और तशवीर ज़ाहिर की जा रही है कि यह हादसा हुआ कैसे और इसकी जो है इसके पस पर्दा क्या महरिकात
कार फरमा है। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि उस इलाके में तैयारी के हादसात पेश तो आए हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह बशर उल असद राफरार इख्तियार की, और उस वक्त ये कहा गया कि बशर उल असद का और उनकी फैमिली का जो तैयारा रूस जा रहा था रडार से गायब हो गया है। फिर लेकिन आपने देखा कि ये खबरें आई कि बशर उल असद रूस पहुँच गए हैं, तो रूस ने उन्हें पनाह भी दी है। और आप देखेंगे कि जितने भी डिक्टेटर्स अब तक गुजरे हैं, अवामी दौलत को उन्होंने लूटा है, और उसके बाद उनके जो हालात हुए हैं वो इंतहाई इबरतनाक है। लेकिन जहाँ तक आज़रबाईजान एयरलाइंस के तैयारे के इस हादसे का सवाल है, तो आपको बता दूं कि कजाकिस्तान के अक्ताऊ में ये हादसे का शिकार हुआ। ये ग्रोजनी जा रहा था चेचनिया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग जारी है उसमें आपने देखा कि हज़ारों लोग अब तक अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी है पूरी तरह यूक्रेन के साथ है, और रूस चीन के साथ खड़ा, यानी चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जिस अंदाज में कार्रवाइयाँ हो रही है, और जहाँ तक चेचनिया का सवाल है, ग्रोजनी जा रहा था ये तैयारा, तो चेचनिया भी पूरी तरह रूस की मदद कर रहा है। और जो चेचनिया के मुजाहिदीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रूस के खिलाफ किस तरह वो उठ खड़े हुए थे, अब वो रूस की तायद भी कर रहे हैं। तो अब ये हालात वहाँ पैदा हो गए हैं। और ये भी बताना ज़रूरी है कि अब इस इलाके में आगे क्या होता है ये देखने की बात है। वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान सदर ईरान इब्राहिम रईसी का जो तैयारा हादसे का शिकार रहा था, उसी इलाके में ये हादसा हुआ था। और मैं तो समझता हूँ कि वह हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि इसराइल की वो कार्रवाई होगी जिसके नतीजे में इब्राहिम रईसी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं। ईरानी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसको इसका ज़रूर नोट लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इसराइल ने जिस तरह ईरान में यानी तेहरान में घुसकर, यानी आप देखेंगे कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को निशाना बनाया था, उसी तरह क्या इब्राहिम रईसी को भी कत्ल नहीं किया गया है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, हिंदुस्तान का दिल है, और लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी के साथ अरकान पार्लियामेंट की हाफ गवर्नमेंट है या आधी हुकूमत है। हालांकि आप देखेंगे कि जो हुकूमत होती है वहाँ की असेंबली चलाती है, असेंबली की जिसकी पार्टी को अक्सरियत होती है वो चलाती है, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हुकूमत नहीं है, बल्कि सिर्फ वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात कर रही है। अब जबकि असेंबली इंतखाबात करीब हैं और आम आदमी पार्टी असेंबली इंतखाबात की तैयारियाँ कर रही है, ऐसे में आपको बता दूँ कि अरविंद केजरीवाल, साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वाज़ेह तौर पर कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात की जो तैयारियां आम आदमी पार्टी कर रही है उससे घबरा गई है और उससे बौखलाहट का शिकार हो गई है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौजूदा चीफ मिनिस्टर आतिशी को झूठे इल्ज़ामात में, फर्जी इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनके घरों पर धावे किए जाएंगे। और ये कहा गया है कि मरकज़ की हिदायत पर, यानी मोदी हुकूमत की हिदायत पर मरकज़ी एजेंसियां ये काम करेंगी, और उन्हें ये काम सुपुर्द कर दिया गया है या तफवीज़ कर दिया गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सूरज भारद्वाज से लेकर सत्येंद्र जैन जैसे लीडरों को जेल जाना पड़ा था, अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाकर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी मुकाबला कर पाती है या फिर मरकज़ी एजेंसियों को अपने हथियार बनाकर वो मुकाबला करती है। क्या कहते हैं सज्जा साहब? जी देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी फहरिस्त जारी करने शुरू कर दी। 36 लोगों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हो गई है जी जी दिल्ली इलेक्शन के लिए। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही 70 जो है उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। तो देखिए, एक बात तो ये जो है कहा जा रहा है वहाँ पे कि बिलवास्ता तौर पे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की जो है असेंबली की सीटों को छोड़ दिया है बेलवास्ता तौर पे, जिसका ऐलान नहीं किया गया है। ये एक बात तो सामने आ रही है, लेकिन चूंकि इंडिया ब्लॉक के हवाले से ये कहा जाता है कि इंडिया जो ब्लॉक है वो एमपी के इलेक्शन के लिए है, एमएलए के इलेक्शन के लिए नहीं है। जी जी। तो एमएलए के इलेक्शन पार्टियां इंडिविजुअली लड़ेंगी, जैसे कि हमने देखा कि अखिलेश यादव जी जी ने जो है यूपी में इलेक्शन लड़े थे इंडिविजुअली। उसी तरीके से हमने देखा कि केजरीवाल ने हरियाणा में अकेले इलेक्शन लड़े थे, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया था, उन्होंने उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। तो बहरहाल दिल्ली में भी केजरीवाल की पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस भी जो है इंडिविजुअली अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है।
लेकिन इन सब सरगर्मियों के बीच आज केजरीवाल का ये बयान बड़ा सनसनीखेज है। जी जी। उन्होंने कहा कि वहाँ की वज़ीर आला जो है आच्छी, जो दिल्ली की वज़ीर आला हैं, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा के गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि बीजेपी दिल्ली असेंबली पे अपना कब्ज़ा चाहती है। अब इसकी उन्होंने एक वजह ये बताई कि गुज़िश्ता रोज़ पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने 2 फराही स्कीमें जारी की थी। जी हाँ जी। एक संजीवनी के नाम से और एक जो है ख़वातीन को महिला सम्मान योजना, जी महिला सम्मान के नाम से ख़वातीन को 2100 रुपये पेंशन माहाना दिया जाए और बुज़ुर्गों के लिए मुफ्त हेल्थ स्कीम के तहत जो है ये 2 स्कीमें जारी की गई थी। अब उनका ये कहना है कि अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा बुज़ुर्ग इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि लाखों ख़वातीन ने पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अब हम उनको माहाना पेंशन देंगे, बुज़ुर्गों को मुफ्त इलाज फराहम करेंगे, और ये चीज़ बीजेपी को हज़म नहीं हो रही है। आजशी के इस इक़दाम से, इस ऐलान से बीजेपी बौखलाहट का शिकार होकर रह गई है और वो नहीं चाहती कि दिल्ली के आवाम को कोई भी जो है फ़ायदा पहुँचे। वो नहीं चाहती कि दिल्ली के आवाम सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाएं। जी जी। चाहे वो हेल्थ स्कीमात हों, चाहे वो दीगर स्कीमात हों। उनका जो है केजरीवाल का ये कहना है कि इस जो नई फलाही स्कीमों से बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है, इसीलिए बीजेपी अब आरशी को भी अंदर करना चाहती है। जैसा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता सालों में अरविंद केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं। जी हाँ जी। और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके हैं, जो नायब वज़ीर आला थे दिल्ली के वज़ीर आला, दिल्ली के नायब वज़ीर आला और दिल्ली के वज़ीर साहब सत्येंद्र जैन, तीनों को जेल भेजा जा चुका है, तिहाड़ जेल। कई महीने इन तीनों ने जो है जेल में गुजारे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के मेंबर थे संजय सिंह, उनको भी जेल भेजा जा चुका है। ये मतलब की पोजीशन के लीडर्स में इनका शुमार होता है। तो ईडी के ज़रिए इन सारों जो है रहनुमाओं को जेल भेजा जा चुका है। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब असेंबली इंतखाबात आ रहे हैं, तो अब ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी अब आशी को जेल भेजेगी, आशी को, जो वज़ीर आला है दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो है वज़ारत आला का ओहदा संभाला था। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था जेल से छूटने के बाद बीजेपी के लीडरों ने कहा था कि अब वो किस मुँह से जो है आवाम के बीच जाएंगे, अब वो एक करप्ट वज़ीर आला हो गए हैं। जी हाँ। तो इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं आवाम के बीच जाऊंगा, मैं इस्तीफ़ा देता हूं वज़ीर आला की हैसियत से, मैं आवाम के बीच जाऊंगा। आवाम की मैंडेट अगर मेरे को मिलती है तो ये मैं समझूंगा कि आवाम ने मुझे जो है क्लीन चिट दे दी है, करप्शन के केसेस से क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने कोई करप्शन नहीं किया, बीजेपी ने फ़र्जी मुकदमे दायर किए थे हम पे और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो आवाम क्लीन चिट देंगे तो मैं जो है फिर दोबारा जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। तो इस अज़्म के साथ या फिर इस अहद के साथ वो केजरीवाल ने सीट छोड़ी है और आच्छी को जो है उन्होंने वज़ीर आला अपना बनाया है आम आदमी पार्टी का। तो बहरहाल जो है एक नए मोड़ पे आ गई है दिल्ली की सियासत, एक नई जो है हलचल वहाँ पे शुरू हो गई है। नई सियासी चालें भी हैं, नए सियासी हालात भी हैं, नई जो है बिसात बीत चुकी है। अब देखना ये है कि इस बिसात पे शतरंज की जो चालें हैं, उन चालों को चलने में बीजेपी कितनी महारत दिखाती है और उन चालों को समझने में आम आदमी पार्टी कितनी महारत दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ईडी का सवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो किरदार है उस पर शदीद एतराज़ किया जा रहा है, वो मुख्तलिफ हलकों से एतराज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो मरकज़ के इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन हम इससे बात से इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर है और उनका भी कुछ एहतराम किया जाना चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि संजय सिंह, जैसा कि अब आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में उनके जो यानी आम
आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं उनके घरों पर धावे किए जाएंगे, जो वुज़रा हैं उनके घरों पर धावे किए जाएंगे, फर्जी मुकदमात में उन्हें फंसाया जाएगा ताकि बीजेपी दिल्ली पर कब्जा कर सके। लेकिन इस सिलसिले में आपको बता दूं, इस तरह मैंने आपको बताया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, फिर सूरज भारद्वाज भी जेल गए और फिर सत्येंद्र जैन तो आपने देखा कि कितने अरसे तक जेल में रहे। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कई लीडर जेलों में हो सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा अगर किसी को निशाना बनाएगी तो चीफ मिनिस्टर आतिशी को बनाएगी और संजय सिंह को बनाएगी। संजय सिंह को इसलिए बनाएगी कि संजय सिंह ने सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में बीजेपी को और मोदी हुकूमत को बेनकाब करके रख दिया था, नंगा करके रख दिया था और कहा था कि यह हुकूमत फिरका परस्ती के जरिए और अपोजिशन को दबाते हुए अपने नापाक अज़ाइम की तकमील कर रही है और इख्तिदार बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा कि राज्यसभा में जिस तरह बलबला अंगेज खिताब संजय सिंह ने किया था और उन्होंने, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी लीडर ने वज़ीर आज़म को के ओहदे को या वज़ीर आज़म को निशाना इस तरह बुरी तरह नहीं बनाया जिस तरह संजय सिंह ने बनाया। और आपको ये बता दूं, उन्होंने एक नारा लगाया था, अगर कि ये नारा बहुत ही आम है, मकबूल है हिंदुस्तान में और किसी के भी खिलाफ लगाया जा सकता है, तो बहरहाल हम तो इस नारे से इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि वज़ीर आज़म का ओहदा बहुत बावकार होता है। यह अलग बात है कोई इस ओहदे को नुकसान पहुंचाता है, उसकी हुर्मत को पामाल करता है और कौन करता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल संजय सिंह ने यह कहा कि गली गली शोर है, ये मैं आम प्लेटफॉर्म पे संजय सिंह ने नहीं कहा, किसी नुक्कड़ के जलसे में संजय सिंह ने नहीं कहा, बल्कि ऐवान बाला जिसे राज्यसभा कहा जाता है उसमें संजय सिंह ने कहा कि गली गली शोर है, मोदी चोर है का उन्होंने नारा लगाया। और फिर कह रहा हूं मैं, इस नारे से हम इत्तेफाक नहीं करते। फिर भी संजय सिंह ने जो कहा है मोदी को चोर कहा है, अरे भाई आपको ये चोर कहने की क्या जरूरत है? सारा हिंदुस्तान जानता है कि कौन चोर है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि कौन खातिल है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि हिंदू मुसलमान को कौन तकसीम कर रहा है और सारा हिंदुस्तान यह भी जानता है कि फिरका परस्ती की बुनियाद पर हिंदुस्तान को कौन मजरू कर रहा है, खवातीन की हुर्मत का ख्याल कौन रख रहा है और कौन खवातीन की इस्मतें लूट रहा है और कौन खवातीन के इस्मतें लूटने वाले जानियों को, रेपिस्ट को आजादी दे रहा है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। संजय सिंह को यह कहने की क्या जरूरत है कि गली गली शोर है, मोदी चोर है? यह बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखना संजय सिंह को यह नारा बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और आपको बता दूं कि दिल्ली में एक मरकजी वजीर है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो चीख चीख कर कभी यह कह रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को, और आप देखेंगे कि वो एमपी था और एमपी से उठाकर उसे जूनियर वजीर बनाया गया और फिर उसका नारा पसंद आया, अब उसे मरकजी वजीर बनाया गया, कैबिनेट दर्जा दे दिया गया। तो ये है हिंदुस्तान के हालात। ऐसे में संजय सिंह को ये वो कहना नहीं चाहिए था सज्जा साहब। जी बिल्कुल, देखिए जी जी, आपने कहा कि जो है एक वजीर को जो है एक एमपी को वजीर बनाया गया, अनुराग ठाकुर की आप बात। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और आपको याद होगा कि सन 2014 में एक मामूली से लीडर ने बिहार के ये कह दिया था कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। आज मरकजी वजीर, आज वो मरकजी वजीर है, वो जो है वजारत के ओहदे पे हैं और मुसलसल लोग कह रहे हैं कि इलाके में उनकी कोई साख नहीं है, उनको लोग वोट देते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जो है जीत के आते हैं। जी जी, 2 बार उन्होंने जो है एमपी की सीट जीत ली है बिहार से। बिहार के जो है कद्दावर लीडर उनके खिलाफ जो है खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये बीजेपी का कमाल है कि जो है कैसे अंधी अकीदत या अंध भक्तों को जो है। सज्जा साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि हालिया अर्से के दौरान जो इंडिया इत्तेहाद बना है, इंडिया इत्तेहाद बना है, फिर एनडीए देखेंगे, एनडीए में कई जमातें हैं, तो लेकिन इंडिया इत्तेहाद का ये इल्ज़ाम है कि ख़ासतौर पर शरद पवार जैसे सीनियर कायदीन का इल्ज़ाम है कि बीजेपी या एनडीए इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं वो इंतखाबात नहीं लड़ती, बल्कि आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन लड़ता है और जो ईडी है और जो मरकजी एजेंसियाँ हैं वो भी इलेक्शन लड़ती हैं। तो आप इत्तेफाक करते हैं? मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप बैक चैनल या पसे पर्दा कोई जो है आप एक जो है बिसात बिछाते हैं तो पसे पर्दा ही रहती है, वो पर्दे के सामने नहीं आती। तो जो चीज़ पर्दे के सामने नहीं आती उस पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो आप गलत साबित होंगे। वो लोग कहेंगे कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपने इल्ज़ाम लगाया है, चाहे वो हकीकत ही क्यों ना हो। बल्कि 100% हकीकत है इस बात में। संजय राउत ने तो दो टोक अंदाज में कहा कि अगर वोटिंग मशीन नहीं होती, अगर इलेक्शन कमीशन ने जो है अपना काम किया होता ईमानदारी से,
तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी का जीतना तो नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई ये सारे इदारों को आप साइड में रख दीजिए, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना का जो है इंतखाबी निशान छीना गया, जिस तरीके से एनसीपी शरद पवार ग्रुप का इंतखाबी निशान छीना गया और उनके जो वहाँ से गद्दारी करके जो लोग निकले थे उनके हवाले किया गया असल निशान, और जिस तरीके से अदालतों के फैसले भी आए, तो अगर ये इस तरह की जो है सियासत नहीं होती तो आज वहाँ पे ना बीजेपी का नामो निशान होता, ना ही बीजेपी के साथ खड़ी एक नाथ शिंदे और अजीत पवार के धड़ों का जो है वहाँ पे कोई नाम होता। तो उन्होंने चैलेंज किया था संजय राउत ने कि बैलेट पेपर के साथ आप आइए, देखते हैं आप कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली इंतखाबात का सवाल है, क्या बीजेपी की मदद हो सकती है और वो मदद करने वाला कौन होगा और बीजेपी को कौन कामयाब करेगा, एक सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वादे तौर पर कह दिया है कि मरकज़ी एजेंसियों से कह दिया गया है कि वो आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं और जो वज़रा हैं उनके घरों पर धावे करे और आतिशी को गिरफ्तार करे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन सजा साहब, अब ये कहा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी दिल्ली इंतखाबात में कूद पड़ रही है, जबकि आपने देखा कि किस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हिस्सा लिया, एक उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। और आप देखेंगे कि हालिया महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात हुए, वहाँ पर इम्तियाज़ जलील जो सदर थे मजलिस के, वो खुद शिकस्त से दो चार हो गए और बहुत ही कम वोटों की अक्सरियत से जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वो कामयाब हो चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एमएलए की सीट भी गई, उनकी एमपी की सीट भी गई। जी हाँ। पहले एमपी के लिए इलेक्शन लड़ा, हार गए, फिर एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ा, हार गए। माजी में पहले उन्होंने एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ा था, जीत गए थे, फिर एमपी के लिए इलेक्शन लड़ा था, जीत गए थे। तो बहरहाल जो है यकीनन देखिए एमआईएम तो जो है अब फिर एमआईएम ने ये भी ऐलान किया है कि दिल्ली से भी हम लड़ेंगे, यानी बाकी जो है आम आदमी पार्टी के उनके उम्मीदवारों को भी ठहरा सकते हैं, उम्मीदवारों को भी ठहराएंगे, लड़ेंगे। अब जैसे कि नाम दे दिया गया है, ताहिर हुसैन का नाम आया है। अच्छा, आपने भी जो है देखा होगा कि उनको जो है मशरक़ी दिल्ली से एमएलए के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो बहरहाल जो है अब यकीनन ये सोचने वाली बात है कि एमआईएम जो है क्या अपना जो है सियासी कद बनाना चाहती है, क्या अपना किरदार अदा करना चाहती है, क्या वो करना चाहती है वही जाने। अब असद अवैसी तो जो है खुलेआम दो टोक अंदाज में कहते हैं कि हम बी टीम नहीं हैं बीजेपी के लोग, बीएसपी भी यही कहती है। बिल्कुल, लोग अगर हमको बी टीम कह रहे हैं तो वो जो है झूठ बोल रहे हैं। यह असद अवैसी ने जो है हर जलसे में चीख के उन्होंने कहा था, और हर मीडिया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बी टीम है बीजेपी की, लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठा इल्ज़ाम है। बहरहाल जो कुछ हो, तो अब ये देखने वाली बात है कि जो है दिल्ली में असद अवैसी की पार्टी जो है कैसे अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती है। महाराष्ट्र में तो जैसा कि आपने देखा कि 16 जो है सीटों पे मजलिस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। नांदेड़ मालीगांव से जो है एक जो है मुफ्ती गफ़ार साहब जो है इस्माइल साहब कासमी ने जो है ये इलेक्शन जीता। बहरहाल एक उम्मीदवार जो है गया है वहाँ पे, हम ये कह सकते हैं। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक साल 2024 में सड़क हादसा का सवाल है, तो हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना, हैदराबाद लिए चलते हैं। और हैदराबाद में जहाँ तक सवाल है, आपको बता दूं कि 2024 में 363 यानी जीएचएमसी के हदूद में 363 हादसा पेश आए हैं। जबकि आप देखेंगे आउटर रिंग रोड जो पर हादसा बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन ये कहा गया है कि 2024 में यानी जारिया साल, अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं तो ये साल ख़त्म होने, तो बहरहाल इसमें हादसा तो यानी आउटर रिंग रोड पर तो कम हुए हैं, लेकिन साइबराबाद कमिश्नरेट में बहुत ज़्यादा हादसा देखने में आए हैं। इस साल साइबराबाद में 842 हादसा यानी 842 अफराद की सड़क हादसा में मौत हुई है, और गुज़िश्ता साल ये तादाद जो थी मरने वालों की 866 थी। और आउटर रिंग रोड पर आपको बता दूं कि 178 हादसा पेश आए और 2023 में 91 हादसा पेश आए थे। तो बहरहाल अब साइबराबाद कमिश्नरेट बहुत ज़्यादा हसास यानी इलाका बन गया है सड़क हादसा के लिए। लेकिन जहाँ तक सड़क हादसा का सवाल है,
आप देखेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा यानी तेज़ी से गाड़ियाँ चला रहे हैं। उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, जब सड़क पर आते हैं तो ऐसे चलाते हैं गाड़ियाँ जैसे वो बहुत बड़े तुरुमखा हो, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है और उनकी ज़िंदगी का चिराग बुझ जाता है तो उनके माँ बाप का क्या हाल होगा। तो सज्जाद साहब, आप ये बताइए कि जो हैदराबाद में हादसात पेश आते हैं, आप देखेंगे कि एकलौता बेटा होता है, गाड़ी लेकर निकलता है और हादसे का शिकार हो जाता है, और जब पता चलता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी की। ये देखिए, पुलिस भी जो है बार बार ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाए जाने के बायस जो है खौफनाक हादसात हो रहे हैं। जी हाँ, देखिए, हम भी देख रहे हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक रास्ते से ट्रैफिक का बहाव एक रास्ते से आ रहा है, अचानक उसके बीच में से एक पूरी रफ्तार के साथ निकल के ओवरटेक करते हुए आगे की तरफ आता है। जी हाँ। फिर जब कभी कभी इत्तेफाक ऐसा होता है कि सड़क क्रॉस करने के लिए गाड़ियां जो है आगे निकलती हैं, तेज़ रफ्तारी की वजह से जो है संभल नहीं पाती हैं गाड़ियां और भयानक टकराव हो जाता है। रोड डिवाइडर से भी टकरा जाती है। बिल्कुल, रोड डिवाइडर से भी टकरा जाती हैं, या फिर ख़ास तौर पे हाईवेज पे भी जो है वीडियो जो आ रही हैं, दौनाक वीडियोस हैं कि तेज़ रफ्तारी में गाड़ियां कैसे जो है तबाह हो रही हैं, कैसे पर कच्चे गाड़ियों के उड़ रहे हैं, कैसे लोगों की अमवात हो रही हैं, आए दिन हादसात में लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल जो है हमेशा से कहा गया है, अभी यही कहा जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस भी बार बार ये ताकीद करती है कि गाड़ी एहतियात से चलाइए, शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, और जो है तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना मना है, नींद की हालत में गाड़ी चलाना मना है, ज़्यादा थकी हुई हालत में गाड़ी चलाना मना है। और सबसे ज़्यादा गाड़ी वालों को ताकीद यही होती है कि आप और स्पीड ना रहें, क्योंकि और स्पीड रहने वालों को अचानक अगर कोई उनके सामने आ जाता है तो संभलना मुश्किल होता है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो है गाड़ियाँ पूरी रफ्तार से आती हैं और संभल नहीं पाती हैं, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसे होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ख्याल रखिए अपना, और ये साल गुजर रहा है तो बहरहाल आज क्रिसमस भी है और हम लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी देते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ऐसा गुलिस्तान है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्रिसमस तकारीब में भी अब जाने लगे हैं। हो सकता है बेचारों की मजबूरी हो, तो बहरहाल इस मजबूरी के बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, हमारे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।